प्रियतम का कुछ दोष नहीं है। प्रियतम का कुछ दोष नहीं है। वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करते करते मैं तो आप हुई बदनाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा, मोहब्बत पलों में मेरे साथ। द गैंगस्टर सागा के पिछले एपिसोड में हमने जाना था एक लंबा सफ़र लेते हुए स्कॉर्पियो रुकी थी एक जगह। वो जगह बेइंतहा खूबसूरत, दूर दूर तक कोई नहीं, अगर था तो वो घर था जो देखने में कितना खूबसूरत लग रहा था। ये ज़मीन आसमान से मिल रही थी। ऐसी जगह ये स्कॉर्पियो आके रुकी थी। कविशा ने जब अपनी आंखों को चारों तरफ फैलाया तो सुकून को पाया। सुकून मिला था अमाल को भी, क्योंकि उसने अपनी कविशा को गोद में उठाकर इस घर में ज़रा कदम रख दिए थे। वो बाहर लगी मिट्टी की प्लेट पर इन दोनों ने अपनी हथेलियों की छाप छोड़ी थी और ये दोनों अंदर चले गए थे। वहाँ हवेली में रूह बात कर रही थी अपनी मोहब्बत से, तो काका ने उस पर नज़र की थी। कुछ सवाल किए थे जो रूह को शायद कहीं ना कहीं खटके थे, क्योंकि इससे पहले काका कभी कुछ नहीं पूछा करते थे। तो अब क्यों पूछा? तो उदय ने भी था रूह से कुछ सजने संवरने की टिप्स ली थी। बस, तो रूह ने टिप्स दे दी थी। कुछ दिया था यहाँ आमाल ने। किसे? कविशा को। कैसे? होठों से। तो ये तो सुन लिया होगा आपने, नहीं सुना है तो जाकर सरसरी सी नज़र डाल आइए। और मैं चलूँगी अब अगले एपिसोड के लिए। जल्दी जल्दी कोई अपनी कॉलर बोन की बटन को बंद कर रहा था, आईने में देखते हुए। मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? परेशान था वो, उसका दिल ज़रा इधर उधर कर रहा था कि वो ठीक तो दिख रहा है ना। कितनी खूबसूरत वाइट शर्ट पहनी थी उदय ने। फिर भी आईने में अपने आप से ज़रा संदेह में बातें कर रहा था। हाँ हाँ, ठीक लग रहा हूँ, ये कहते हुए उसने अपने बालों को ज़रा सीधे हाथ से मोड़ दिया था दाहिनी तरफ। हैंडसम लग रहा था उदय। फटाफट से उसने अपने जूते पहने थे और अपनी गाड़ी का, जो कि मोम से ले आया था, वो चाबी उठाई थी। चाबी उठाकर अपनी कार में बैठकर वो निकल गया था। कहाँ? अपनी मंजिल की ओर। बच्चा, तैयारी हो गई है हॉस्टल जाने की? विनय ने ज़रा प्रिया से पूछा। हाँ, हो गई है, बस भाभी और एक आ जाए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी कॉलेज। तुम कब आओगे? बस बच्चा, भाभी की डिलीवरी हो जाए उसके बाद। ठीक है। क्या हुआ, मुझे मिस कर रही हो? वो तो रोज़ करती हूँ। फिर ये उदासी क्यों? पता नहीं, ये उदासी नहीं है। अच्छा, तो क्या सोच रही हो फिर? विनय ने पूछा। अब पता नहीं, आज अजीब सी बात हुई। मैं जब तुमसे बात कर रही थी बाहर गार्डन में, तो काका ने मुझसे कुछ सवाल किए और अजीब सी बात बोली। तो विनय को ज़रा प्रिया ये सारी चीज़ें विस्तार से बताने लगी थी। ये वक्त ज़रा आगे निकला था। वहाँ माल कुछ फ़ोन पे किसी से बात करने लगी थी। वहाँ नेटवर्क की दिक्कत थी, तो वो इस खूबसूरत घर के टेरेस पर चली गई थी। कितना खूबसूरत, दूर दूर तक कुछ नहीं, बस बस ये प्रकृति की दुआएं जो अलग अलग रूप में थी। बादल, आसमान, पेड़ पौधे, ये हवाएं, ये फूल, ये फलों के गुलदस्ते। हाँ, फलों के भी पेड़ थे वहाँ। अमाल वो फ़ोन कॉल पूरा कर कर नीचे सीढ़ियों की तरफ से उतरी थी। जैसे जैसे ये शाम आगे बढ़ने लगी थी, वैसे वैसे सर्द हवाएं चलकर बाहर और अंदर दोनों का वातावरण सर्द कर रही थी। मैंने कहा था ना कि सर्दी पड़ेगी। अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए अमाल इस तरफ आने लगी थी। कहाँ गई कवि? कविशा नहीं थी यहाँ, वो अपने रूम में गई। कवि? बाथरूम ओपन किया, नहीं थी वहाँ। किचन में होंगी। तब तक मैं शावर ले लेती हूँ। ये कह कर अमाल ने फट से अपनी टी शर्ट और शॉर्ट निकाले थे और बस अपने बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। थोड़ी ही देर में वो उन्हें धारण किए बाहर आ गई थी। अरे, अभी तक? कवि यहाँ खाना बना ले। ये कहते हुए जब अमाल किचन में पहुंची तो उसने देखा कविशा उसके कुर्ते में थी और वो
कुछ फेंट रही थी अपने हाथों से। क्या था वो? जाकर अमाल ने अपनी बीवी को अपनी दोनों बाहों में भर लिया था। अपनी चिन को उसने उसके कंधे में लगा सा दिया था। क्यों, बात हो गई? कविशा ने पूछा था। हाँ, वो तो कब का हो गई। अच्छा, तो क्या कर रही थी फिर तुम? मैं तो अपनी बीवी को ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था बीवी इतनी सेक्सी अंदाज में किचन में होगी। उसकी बात पर मुस्कुरा दिए थे कविशा के लब। सेक्सी? हाँ, जब भी ये कुर्ता पहना जाता है तब तब मुझे थकाया जाता है। कान में कहा था अमाल ने ये कविशा के। कविशा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। आंखें खोलकर जब वो मुड़ी थी, सामने हुई थी अमाल के, तो देखा था अमाल ने टी शर्ट पहनी है। और नीचे जब नज़र गई कविशा की तो उससे वो शॉर्ट दिखे। हाँ, खुद को ही सेक्सी बोल्ड अंदाज में है और मुझे कह रहा है। हाँ, कह रहा है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मतलब है तो सही, बड़ी थिकनेस लिए, लेकिन मेरी बीवी जब ये सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल कुर्ता पहनती है तो दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत। और इतना ही कहा था अमान ने और अपने होठों को पिचकाने लगी थी। हटो, यहाँ बदमाशी नहीं। अच्छा, मॉम को कॉल किया? कविशा ने पूछा था। अभी नहीं। क्या? पहले मॉम को कॉल करो और माँ को भी कर लेना। जो हो मेरी बीवी। ये कहते हुए अमाल ज़रा फिर से अपने कमरे में गई थी, क्योंकि वो अपना सेल फ़ोन वहीं छोड़ आई थी। नेटवर्क नहीं है इसमें, ये कहते हुए फिर से वो किचन की तरफ आई थी। तभी कैसे न कैसे नेटवर्क पकड़ ले गया था। उसने मॉम को कॉल लगाया। हाँ, पहुंच गए तुम दोनों? जी मॉम, पहुंच गए, बस थोड़ी ही देर पहले। अच्छा, ठीक से पहुंच गए? जी। कविशा कहाँ है? यही है, रसोई में। हाँ, वहाँ भी वो रसोई में काम करने गई है क्या? जी मॉम, यहाँ कोई नहीं है। भूख तो लगी है ना, तो खाना खाना ही पड़ेगा। अच्छा। जी मॉम। तब तक अमाल कविशा को आंखों से इशारा कर रही थी कि ये बात मॉम को मत बताओ, क्योंकि यहाँ सर्वेंट थे। इन दोनों के आने से पहले एक केयर टेकर भी है जो यहाँ का ख्याल रखता है। मॉम ने कुछ आगे कहा नहीं, सुना नहीं, 2-3 बातें की और फिर फ़ोन रखने के लिए कह दिया था। अमाल ने अब माँ को फ़ोन लगा दिया था। माँ घर पर अकेली थी। हेलो। हाँ बेटा, आप दोनों पहुँच गए ठीक से? जी माँ। माँ दवाई ली? कविशा बोल पड़ी थी। हाँ हाँ, ले ली है। सेल्फ पर फ़ोन रख कर अमाल स्पीकर पर डाल देती है और खुद जाकर वहीं अपनी जगह पकड़ लेती है। कविशा को जाकर पीछे से हक कर लेती है। क्या है? और छेड़ने लगती है उसकी गर्दन पर अपनी नाक तो कभी होठों से। क्या कर रही हो तुम? माँ से बात कर रही हूँ ना मैं। छेड़ो मत। धीरे से ये कहा था कविशा ने और फिर माँ से बातें करने लगी थी। बातों ही बातों में पता चला कि प्रिया कहीं गई हुई है। तभी अमाल ने धीरे से कहा, कहाँ गई है प्रिया? कहीं किसी डेट पर तो नहीं? उसे घूर कर देखा था कविशा ने। अच्छा माँ, मैं करूँगी सुबह कॉल, ठीक है? ख्याल रखना अपना, दवाई टाइम पर ले लेना। इसी बात पर ये फ़ोन कॉल ख़त्म हुआ था। क्या करती हो? मैं माँ से बात करी तो मुझे छेड़ दी। सामने आओ अमाल। खाना बनाने दो। भूख नहीं लगी तुम्हें? लगी है ना बीवी, और तुमने तो ये कुर्ता पहनकर भूख और बढ़ा दी है। चलो शैतानी नहीं, हटो। वैसे क्या बना रही है मेरी बीवी? आगे ज़रा गर्दन को उचका लिया था अमाल ने। वाह, ये तो वही है जो मॉम बचपन में बनाया करती थी। क्या तुम्हें पसंद है? बहुत। ये वो डिश थी जब चावल के आटे में चीनी डालकर उसे फेंटा जाता है। फेंट कर उसे डोसे तवे के ऊपर यूँ फैला सा दिया जाता है। फिर उसके चारों तरफ घी लगाकर उसे ज़रा उलट पलट कर सेंक लिया जाता है और फिर उसे खाया जाता है। उसके आटे में, चावल के आटे में आप कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। तो लीजिए, एक रेसिपी भी दे दी मैंने आपको। एनीवेज,
बैक टू द स्टोरी। क्या ये मैं बनाऊँ? अमाल ने फट से बोल दिया था। तुम बनाओगी? कम ऑन, ये तुमसे बनेगा? बीबी, तुम्हें क्या लगता है कि अमाल ये नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। तिरछी निगाहों के साथ साथ कविशा ने अपने होंठ भी तिरछे किए थे। अच्छा, मैं ये बना सकती हूँ, और तुमसे बहुत ज़्यादा टेस्टी। इसमें टेस्टी क्या बात है? टेस्टी वाला काम तो मैंने ही कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम बना सकती हो। जैसे कविशा चिढ़ाना चाहती हो अमाल को। मैं बना सकती हूँ, ये कहते हुए अमाल ज़रा दूर होकर सामने हो गई थी। एक सेल्फ था जिसके आगे खड़ी थी अपना फेस लिए कविशा, तो उसी सेल्फ के आगे अपना बैग लिए अमाल खड़ी हो गई। तो इन दोनों के फेस आमने सामने हो गए थे। रहने दो, वरना छोटा सा मुंह बनेगा तुम्हारा। वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं आता सिवाय गुंडागर्दी के। धीरे धीरे कहा था कविशा ने। क्या क्या कहा तुमने? मैंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। तेज बोलो ना, अमाल ने कहा। मैं तेज ही बोल रही हूँ। मैं क्या तुमसे डरती हूँ? नहीं, उल्टा मैं तुमसे डरती हूँ। अच्छी बात है। ये कहकर ज़रा चाकू सामने कर दिया था कविशा ने अमाल के। इसकी ज़रूरत नहीं है बीवी, सिर्फ अपनी निगाहों से प्यार भर के देख दो, सिर्फ इन होठों से चूम लो, मैं खुद ब खुद मर जाऊँ। इतना ही कहा था अमाल ने कि फट से कविशा ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। क्या हर बार ये बात करना ज़रूरी है? क्या ये बोलना ज़रूरी है इतने अच्छे मूड में? अपनी भवी सी कुड़ी थी यहाँ, नाराज़गी वाले अंदाज से कविशा ने। अच्छा बाबा, नहीं बोलती है, ये कहकर अमाल ने उसके होठों वाले हाथ को हटाकर अपने दोनों हाथों में कविशा की उस नाजुक और पतली हिरनी जैसी कमर को पकड़ लिया था। करीब हो गई थी अमाल। मैं अपनी बीवी के लिए कुछ भी बना सकती हूँ। ये क्या है? आसमान पर भी जा सकती हूँ। और रही बात गुंडागर्दी की, तो वो तो मैंने अपनी बीवी से ही सीखा है। ये कहकर अमाल ने कविशा को ज़रा सेल्फ पर उठाकर बिठा दिया था, और कविशा ने एक बहुत मोहब्बत वाली मुस्कान लिए अमाल की आंखों से कनेक्शन बांध लिया था। मुस्कुरा रही थी वो अपनी सिंगल कुर्ते में। उसकी ये खूबसूरत खूबसूरत टांगें चमक रही थी। अब मुझे इस तरह घूरने की बजाय अपनी आंखें बंद करो, अमाल ने कहा। आंखें? आंखें क्यों बंद करूं? बस आंखें बंद करो ताकि मैं ये खूबसूरत डिश तुम्हें खिला सकूं। मतलब ये खाने के लिए मुझे आंखें बंद करनी होंगी? जी बिल्कुल, मुझे नहीं करनी, मुझे देखना है कि ये एक है कैसे बनाती है। ये कहकर कविशा ने अपने हाथों पर लगे डो को अमाल के चेहरे पर लगा सा दिया था। जी के बहुत कुछ कर सकते हैं और उसका नमूना भी दिखेगा, इसलिए कह रही हूँ आंखें बंद करो। मुझे नहीं करनी। अच्छा, हाँ, तो फिर मैं और कुछ करूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कविशा एक छोटे बच्चे की तरह सेल्फ पर बैठकर अपनी टांगों को हिला रही थी। ये बहुत बदमाश लड़की है। 1 मिनट, अपने इंडेक्स फिंगर से 1 मिनट का भी इशारा किया था अमाल ने, और फट से अपने रूम में जाकर अपनी मुट्ठी में एक कपड़ा भर लाई थी और कविशा की उन टांगों को ज़रा खोल सा दिया था, और उसके बीच अमाल खड़ी हुई थी। आंखें नहीं बंद करनी है ना, तो अब मैं बंद करूँगी। ये कहकर उस कपड़े को ज़रा फोल्ड किया था अमाल ने, और कविशा की निगाहों को बांध दिया था। कविशा ने कोई विरोध नहीं किया। अमाल अब ज़रा उस डो की तरफ बढ़ी थी। उसने अपनी हथेलियों में उस डो को लपेटना शुरू कर दिया था। वो इतना गाढ़ा नहीं था। चम्मच से उसकी हल्की सी क्वांटिटी को उठाकर उसने अपनी हथेली पर रखा, फिर वो दूसरी हथेली से उसे अपने पूरे हाथों पर फैला लिया, जैसे हम ऑयल की कुछ बूंदें रखकर उसको फैलाकर अपने सर में लगाते हैं। ठीक वैसे ही उस डो को लेकर उसने अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रब किया।
और फिर अपने आप को कविशा की टांगों के पास झुका सा दिया। उसकी सीधी टांग पर अपनी दोनों हथेलियां रख दी और वो डो ज़रा ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। यानी कि अमाल ने अपने हाथों को उसकी एंकल पे रखकर अपने हाथों को ऊपर बढ़ाना शुरू कर दिया था। कविशा की सांस तेज हो गई थी। क्या कर रही हो तुम? श्श, गाना बहुत खूबसूरत डिश बनानी है मुझे। ये कहते कहते अमाल ज़रा ऊपर तक आ गई थी। कविशा की नी तक आने के बाद वो रुक गई थी क्योंकि वो डो ख़त्म हो गया था। उसने फिर से उस चमचे से निकाल कर अपनी दोनों हथेलियों के बीच रब किया। कविशा के दूसरे वाले लेग पर वैसे ही फैला दिया जैसे अभी पहले वाले लेग पर फैलाया था। कविशा का दिल ज़रा तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो गया था। उसने अपनी दोनों हथेलियों को सेल्फ के किनारे पर रख कर ज़ोर से दबा दिया था। अपने अंदर उठ रहे तूफ़ान को अब वो अपनी हथेलियों से कंट्रोल करना चाहती थी। क्या कर रही हो? कहा ना मैंने क्या कर रही हूँ मैं। ये ये तुमने मुझे बताया नहीं था। ये चीटिंग है। कविशा ने अपनी सांसों को थामने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, चीटिंग नहीं है, प्यार है, हनीमून वाला प्यार। अमान ने ये कहा और फिर वो कविशा की दाहिनी थाई के ऊपर अपने हाथों को चलाने लगी थी। एक सिंगल कुर्ता ही तो पहना था ना कविशा ने। क्या कविशा ये सोचने लगी थी कि उसने ये कुर्ता क्यों पहना? क्योंकि अमाल के हाथ ज़रा ऊपर तर ऊपर चढ़ने लगे थे। जब थाई और कमर के बीच की जगह पर रुक गए थे अमाल के हाथ, तो कविशा ने फट से उसके हाथों को पकड़ लिया था और अपनी चिन को ज़रा ऊपर किया था। आंखें उसकी बंधी हुई थी। अमाल, मत करो। क्यों ना करो? हाँ। अमाल ने उसके हाथों से अपने हाथ निकाल दिए और फिर दूसरे वाले लेग की तरफ बढ़ी। वहाँ से भी उसने सफ़र ज़रा ऊपर की तरफ बढ़ाया। इस तरफ भी कविशा ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी थी। अमाल ने फिर से उस डो को लेकर अपनी हथेली में लगाया और इस बार कविशा के इन खूबसूरत हाथों पर अपनी फिंगर्स को पॉइंट किया। कविशा की फिंगर्स को रगड़ते हुए उसके दोनों हाथ कविशा के दाहिने बाजू की तरफ बढ़े और ऊपर ऊपर चलते चले गए। आकर वो शोल्डर पर रुके। शोल्डर पर रुकने की वजह यही थी कि उस कुर्ते का बाजू अब उससे ऊपर नहीं जा सकता था। कविशा बेचैन हो रही थी। एक ही हाथ उसका फ्री था, वो भी उसने सेल्फ पर कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे वो अपने आप को ज़ोर दे रही है कि वो सेल्फ पर कैसे न कैसे बैठे रहे, वरना वो सेल्फ से गिर जाएगी, पीछे की तरफ बेंड हो जाएगी। उसे अपने आप को थामना मुश्किल हो रहा था। तभी आमाल ने उसके दूसरे हाथ को भी इस डो में रंग दिया था। अब अमाल ने फिर से दोनों हाथ में वो डो पकड़ा और फिर से कविशा के दोनों घुटनों पर एक एक हाथ रख दिया। ज़रा सा उसका कोण बढ़ा दिया था। दोनों नीज के दरमियान जो जगह थी वो उसने फैला से दी थी और उसके हाथ हल्के हल्के उसकी कमर पर बढ़ने लगे थे। कमर पर जैसे ही बढ़े, कविशा ने उन डो से सने हाथों से ही अमाल का सर पकड़ लिया, उसकी गर्दन पकड़ ली। उसे रोक देना चाहती थी लेकिन अमाल नहीं रुकना चाहती थी। अमाल के हाथ कमर से होते होते पेट पर पहुंच गए थे। उसके सीधे हाथ ने उसकी नाभि पर वो डो रगड़ना शुरू किया था। अब कविशा पीछे की तरफ ढलने लगी थी। रुको मेरी जान, ये कहकर अमाल ने ज़रा रोका था कविशा को और अपने बाहिने हाथ से ज़रा पीछे के वो 2-3 बर्तन फट से सेल्फ से हटा दिए थे।
इधर उधर कर दिए थे। कविशा के पीछे वाली जगह पूरी खाली कर दी थी। कविशा धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड होने लगी थी, क्योंकि अमाल के हाथ अब नाभि से हटकर ऊपर आ गए थे। ये रिब्स के बीच, ये रिब्स के ऊपर, ये रिब्स के दाहिने बाहिने, हर जगह उसके हाथ घूम रहे थे। सर्कल बाय सर्कल घूम रहे थे। और ये कविशा को तूफान दे गया था। जैसे जैसे वो अपनी हथेलियों को उस सर्कल पर घुमाती, वैसे वैसे कविशा अपनी गर्दन घुमा देती। अमाल मत करो। उसकी आवाज़ में एक इसरार था, आग्रह था, लेकिन जैसे उसकी आवाज़ अमाल को सुनाई ही नहीं दे रही थी। अमाल के दोनों हाथ उसके कुर्ते के नीचे से ही थे। पहले तो ये जगह इतनी खामोश, ऊपर से इस किचन में सिर्फ कविशा की आहें, उसकी सांसें। सांसें तो तेज अमाल की भी थी। उसकी सांसों ने भी जोर पकड़ा था आवाज़ बुलंद कर लेने का। क्या हुआ? हाँ, तुमने कहा था ना मुझे कुछ नहीं बनाना आता। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं बनाना आता। अच्छा, तो दिखाओ कि मैं क्या बना सकती हूँ। इस अंदाज में भी कविशा ने अपनी गर्दन को ताव में तिरछा कर दिया था। जैसे ही उसने अपनी गर्दन तिरछी की, पूरी जगह मिली थी अमाल के होठों को। अमाल ने उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए। कविशा ने और ज़्यादा तेज उसकी नेक पर अपनी हथेलियों को जमा दिया। कविशा के एक हाथ में नेल्स ना के बराबर थे, लेकिन दूसरे हाथ में हल्के हल्के से थे। तो वो दूसरे हाथ के नेल्स अमाल की गर्दन पर धंसने लगे थे, बहुत तेज। लेकिन अमाल को इसका क्या ही फ़र्क पड़ने वाला था। अमाल के हाथ अप्सरा और घूमने लगे थे, जिससे कविशा ने इस तरफ अपनी गर्दन मोड़ ली थी, जैसे मजबूर किया हो अमाल ने। जैसे ही कविशा ने इस तरफ अपनी गर्दन को मोड़ा, अमाल के सामने कविशा के होंठ आ गए। आंखें तो बंद थीं इस लाल कपड़े के नीचे। अमाल ने फट से अपने होठों में कविशा के होठों को भर लिया और दबा सा दिया। हाथ भी दबाया था, होंठ भी दबाए थे। इस पर क्या ही हाल होता कविशा का। वो ज़रा छटपटा सी गई थी। उसके होंठ अमाल के अधरों में कैद थे, लेकिन फिर भी एक आह निकली थी। अब अमाल ने ज़रा अपने दाहिने हाथ को बाहर निकाल लिया था, और ये जो ठीक बगल में ही इनकी सिंक थी, उसकी इस टैप को खोलकर उसने अपने हाथ को साफ कर लिया था। अपने हाथ पर उसने एक डो का टुकड़ा भी नहीं छोड़ा था। और फिर उसने अपने हाथ को उस जगह रखा। रखते ही कविशा की सांस जैसे रुक सी गई, और जैसे उसके बदन से अलग हो जाना चाह रही थी, और उसका बदन अपनी सांस को पकड़ने के लिए ज़रा ऊपर उठा था। जैसे ही उसने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया, अमाल ने अपने हाथ को ज़रा सा पुश कर दिया, और जैसे ही अमाल ने एक्शन किया, रिएक्शन में कविशा की गर्दन उसके सीने के साथ ही उठ गई। अमाल ने अपने हाथ को ज़रा सा गहरा किया। जैसे ही अमाल ने ये गहरापन छुआ, वैसे ही कविशा ने ज़ोर से अमाल का नाम लिया। अमाल ने अपनी वो स्पीड बढ़ा दी, जिस पर कविशा ने कोई एतराज़ नहीं किया, ना विरोध किया, बल्कि वो उसका साथ देने लगी थी, अपनी कमर को उसके हाथ की चाल पर मिलाते हुए। दोनों के होंठ बंद थे, लेकिन सिर्फ बोल लेने के लिए, और यहाँ तो अमाल ने कविशा की आंखों को भी बांध दिया था। बस वो अपने होठों और अपने हाथों पर कंसंट्रेट करती नज़र आई थी, और कविशा उसका साथ देती नज़र आई थी। दोनों प्यार में गुम हो गए थे। एक की सांसें दूसरे से मेल खा रही थीं, तो दूसरे की धड़कन पहले वाले की धड़कन को पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये हो नहीं सकता था।
ये दो बदन आज एक जान दिख रहे थे, लेकिन इस खूबसूरत डिश के डो के साथ ये तेज़ी अब ग्राफ लेने लगी थी, ग्राफ लेकर नीचे उतरने लगी थी। ये खूबसूरत ग्राफ बनाया था अमाल ने और कविशा ने अपनी मोहब्बत से। सांसें बहुत तेज़ हो गई थी, बहुत तेज़। और फिर अमाल ने वो किया जिससे कविशा की जान निकल जाने वाली थी। उस गहराई से अपने हाथों को निकालना चाहा था, और बस यही तो किया था अमाल ने। जैसे ही अमाल ने किया वैसे ही कविशा ने उसकी गर्दन को अपने दोनों हाथों से पकड़कर जैसे अपने पूरे वेट को उसकी गर्दन में डाल दिया था, और अपने सर को उसने पीछे की तरफ झुकाना चाहा था बहुत स्पीड के साथ, मगर अमाल ने फट से उसके और सैफ के बीच में अपने हाथ रख दिए थे, क्योंकि कविशा के सर पर बहुत तेज चोट लग जाती है। उसकी सर की ये तेजी अमाल की वो हथेली सह गई। थोड़ी सी थरथराहट ले गई थी कविशा, कांप रही थी वो। क्यों बीवी, बनाई ना मैंने सबसे खूबसूरत डिश। मेरी आंखें खोलो। फट से दूसरे हाथ से कविशा की आंख पर बंधी वो पट्टी निकाल दी थी अमाल ने, और जैसे ही उसने आंखों से पट्टी हटाई वैसे ही कविशा की नज़रों ने अमाल की नज़रों में अपनी जगह बनाई। जैसे तलवार को म्यान से निकाल दिया जाता है, वैसे ही यहाँ कविशा की आंखों को निकाला था अमाल ने उस लाल कपड़े से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ये कहते हुए कविशा ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ और ज़ोर कर दी थी। कौन छोड़ना चाहता है? हाँ हाँ। अपने दांतों को ज़रा दबाया था कविशा ने, और उसकी ये तेज तर्रार आँखें अमाल की आँखों में थी। अमाल को ये पसंद था। जानलेवा है ये कहते हुए अमाल ने अपनी कविशा को अपनी गोद में उठाया था, और ये दोनों अब रूम की तरफ बढ़ने लगे थे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आज का एपिसोड पूरा हुआ। ये कहानी आपको कैसी लग रही है, ये प्रेम कहानी आपको कैसी लग रही है, ये बताना न भूलिएगा। कमेंट और लाइक बहुत मायने रखते हैं, जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ, लेकिन आप लोगों के कान के ऊपर तो शायद मधुमक्खी भी नहीं रेंगती। सो क्या ही करें। लेकिन अगर मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब तो फ्री है, सिर्फ एक बटन ही प्रेस करना होता है, उसके बावजूद नहीं करते आप लोग। क्यों? क्यों, द क्वेश्चन मार्क। एनीवेज, मुस्कुराते रहिए। जब तक आप मुस्कुराएं तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।